अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11 पार्ट 3 चैप्टर नंबर 2 बुनियादी ख्याल और इस्तिलाहात। इससे पहले के लेसन में हमने जो वीडियो में देखा था दौलत के मायने, उसकी खुसूसियत के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम दौलत की किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसे गुजराती में बोलते हैं संपत्तिना प्रकारों। तो सबसे पहले दौलत की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो, यानी कि संपत्तिना प्रकारों कितना छे? बे। तो सबसे पहले इनफरादी दौलत और समाजी दौलत, जिसको गुजराती में कहेंगे व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। तो यानी कि इनफरादी दौलत और समाजी दौलत, दौलत की कितनी किस्में हैं? दो है। तो इनफरादी दौलत और समाजी दौलत। तो इनफरादी दौलत और समाजी दौलत, दूसरा है कौमी और बैनुल अक़वामी दौलत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनफरादी और समाजी, ये दोनों की जो तारीफ़ है वो हम पार्ट 2 के अंदर खानगी अवामी अशिया और इसके बारे में मिलती जुलती है, इससे पहले के लेसन, इसके पहले के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। जाहिर वस्तुओं और खानगी वस्तुओं, तो उसकी जो तारीफ़ है और इसकी तारीफ़ें सेम मिलती जुलती है। तो जो हमने पहले वीडियो में देखी थी, जो दौलत का इस्तेमाल और मिल्कियत इनफरादी होता है उसे इनफरादी दौलत कहते हैं। यानी क्या वो तारीफ़ हुई इनफरादी दौलत की कि जो दौलत का इस्तेमाल और मिल्कियत इनफरादी होती है उसे इनफरादी दौलत कहते हैं। मसलन मोबाइल है, कार है, मकान है वगैरह। और जो दौलत की मिल्कियत और इस्तेमाल समाजी और इज्तिमाई ज़रिए होता है, यानी कि सब मिलकर करते हैं, उसे क्या कहेंगे? समाजी दौलत। जैसा कि बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है, ये क्या हुआ? समाजी दौलत हुई। तो संपत्तिना કેટલા પ્રકારો છે? બે। एक तो इनफरादी दौलत और समाजी दौलत। तो मैंने आपको इनफरादी दौलत और समाजी दौलत की तारीफ़ पेश की। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कौमी दौलत और बैनुल अक़वामी दौलत, जिसको गुजराती में बोलेंगे राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। तो ये दोनों की भी तारीफ़ हम देखेंगे कि राष्ट्रीय संपत्ति किसे कहते हैं, यानी कि कौमी दौलत किसे कहते हैं और बैनुल अक़वामी दौलत किसे कहते हैं। तो मुल्क की मिल्कियती दौलत को कौमी दौलत कहते हैं, यानी कि कोई भी दौलत हो जिस पर मुल्क की मिल्कियत हो, यानी कि भारत की सरहद के अंदर जितनी भी मुल्क की दौलत है उसे हम क्या कहेंगे? कौमी दौलत। तो मुल्क की मिल्कियती दौलत को कौमी दौलत कहते हैं। मसलन देखेंगे तो नदी है जो भारत की सरहद के अंदर मौजूद हो, नदी, पहाड़, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रास्ते है, जंगलात है, ये तमाम के तमाम क्या है? कौमी दौलत है। अब इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दौलत। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है बैनुल अक़वामी। तो जो दौलत की मिल्कियत कोई एक मुल्क की नहीं लेकिन तमाम दुनिया की हो उसे बैनुल अक़वामी दौलत कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। जो दौलत की मिल्कियत कोई एक मुल्क की नहीं, दुनिया के तमाम उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे बैनुल अक़वामी दौलत कहते हैं। अब पता कैसे चले कि ये बैनुल अक़वामी दौलत है? तो हम दरिया की मिसाल ले लेते। तो दरिया की मिसाल है, तो मान लो कि दरिया जो है तो भारत की, जो मालूम दरिया के अंदर सरहद जो होगी, तो कुछ आगे हम जाते, जैसे जैसे आगे जाते हैं तो सबकी सरहद होती है, लेकिन दरिया के अगर आगे और जाते हैं तो वहाँ किसी मुल्क की सरहद या कोई रोक टोक होती नहीं है। तो वो उस दरिया को हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि बैनुल अक़वामी दौलत कहेंगे। वहाँ पर किसी मुल्क की कोई न तो जिम्मेदारी, जवाबदारी कुछ नहीं होती, बल्कि इसके ऊपर कोई की मिल्कियत नहीं होती, तो उस दरिया को हम क्या कहेंगे? बैनुल अक़वामी दौलत। तो जो दौलत की मिल्कियत कोई एक मुल्क की नहीं
लेकिन तमाम दुनिया की हो उसे बैनुल अक़वामी दौलत कहते हैं। ये तो हो गया दौलत की किस्में। मैंने बताया आपको कि दौलत की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। एक है इनफरादी दौलत और समाजी दौलत, दूसरा है राष्ट्रीय संपत्ति यानी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि कौमी दौलत और बैनुल अक़वामी दौलत। अब इसके बाद हम देखेंगे कल्याण। क्या देखेंगे? कल्याण। तो कल्याण को उर्दू में क्या कहेंगे? फलाह। क्या कहेंगे? फलाह। तो फलाह यानी मादी ज़िंदगी के मेयार में इस्लाहत, यानी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो जो हालात में जीता है लेकिन उसके जीने की मादी ज़िंदगी में इस्लाहत होती है तो हम कहेंगे कि उसकी फलाह हुई है। क्या कहेंगे कि फलाह यानी, फलाह की तारीफ पहले देखेंगे कि कल्याण यानी क्या। तो फलाह यानी जिसको हम कहेंगे गुजराती में कल्याण, फलाह यानी मादी ज़िंदगी के मेयार में इस्लाहत, यानी कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें इस्लाहत आती है, यानी कि सुधार आता है। यानी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो जो हालात में, जो फ़िलहाल हालत में जीता है लेकिन उसके ज़िंदगी की मादी ज़िंदगी में इस्लाहत होती है तो हम कहेंगे कि इसकी फलाह हुई, यानी कि इसका तो कल्याण हुआ। लेकिन ख़ास बात तो यह है कि मासियात से लेकर मजहबी शोबे तक फलाह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मजहबी शोबे से लेकर मासियात तक, यानी कि मासियात से लेकर मजहबी शोबे तक फलाह लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ख़ास नोट करने का ये है कि आज जो अच्छे हालात है वो कम अरसे के लिए नहीं बल्कि तवील अरसे तक रहे तो ही हम कह सकते हैं कि फलाह इंसान की, यानी कि उस इंसान की फलाह हुई है। यानी एक आदमी की आमदनी में मुसलसल इजाफा होता ही रहता है, मुसलसल, यानी कि उसका पगार, उसकी तनख्वाह, उसके अंदर तरक्की होती रहती है, आगे बढ़ता ही जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि इस आदमी की फलाह हुई है, यानी कि इसका कल्याण हुआ है। यानी कि एक आदमी की आमदनी में मुसलसल इजाफा होता है तो ही हम कहेंगे कि उसकी फलाह हुई। लेकिन ये तमाम के तमाम कुछ अरसे के लिए होता है या कम अरसे के लिए होता है या लंबे अरसे के लिए नहीं होता तो हम उसको फलाह नहीं कह सकते। और मासियत में फलाह को 2 तरीक़ों से समझाया है। कितने तरीक़ों से समझाया है? 2। देखो, संपत्ति ना प्रकारों भी बेचे और फलाह को भी कितने तरीक़ों से समझाया है? 2 तरीक़ों से। एक हैगा इनफरादी फलाह और दूसरा है इज्तिमाई फलाह, जिसको कितने प्रकार है इसके? 2। एक कौन सी है? इनफरादी फलाह यानी कि व्यक्तिगत कल्याण और दूसरा है इज्तिमाई फलाह यानी कि सामूहिक कल्याण। गुजराती उर्दू में लिखना है और गुजराती में भी आप लिख सकते हैं। तो इनफरादी फलाह को गुजराती में बोलते हैं व्यक्तिगत कल्याण और इज्तिमाई फलाह को बोलते हैं सामूहिक कल्याण। तो यहाँ फलाह जो लफ्ज़ है उसे मासियाती हालत में तनासुबी तब्दीली आती है फलाह के अंदर, यानी कि उसका ताल्लुक़ तनासुब के साथ में रहता है। और ख़ास तो 2 ख़यालात ज़रूरी है कि मासियाती बढ़ोतरी और मासियाती तरक्की। तो फलाह का ख़याल है कि मासी तरक्की के साथ जुड़ा है, क्योंकि मासी बढ़ोतरी में मिक़दारी तब्दीली आती है, इसीलिए फलाह जो लफ्ज़ है ये मासी तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है। दौलत, अब इसके बाद हम देखेंगे कि दौलत और फलाह का ताल्लुक़, यानी कि संपत्ति यानी कल्याणों संबंध। क्या देखेंगे? दौलत और फलाह का ताल्लुक़। तो दौलत और फलाह का ताल्लुक़ के 2 ही नुकात हैं और कोई भी इंसान की दौलत में इजाफा हो तो उसकी फलाह होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फ़र्ज़ करो कि किसी इंसान की तनख्वाह में इजाफा हो गया, आते महीने से इजाफा हो गया तो हम क्या कहेंगे? ओ तेरी तो फलाह हुई, यानी कि तेरा तो कल्याण हुआ। लेकिन मुल्क की बात में ये बात सही नहीं होती। हाँ, इंसान को अगर फलाह होती है तो कहेंगे कि हाँ उसकी तनख्वाह बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ती रही है, उसकी पहले वो कच्चे घर में रहता था, अब पक्के घर में आ गया,
उसके पास पहले 2 व्हीलर थी, अब 4 व्हीलर आ गई, यानी कि मुसलसल उसने क्या करी, तरक्की करी, तो हम कहेंगे कि उस इंसान की क्या हुई है, फलाह हुई है। लेकिन यही बात अगर मुल्क की करते हैं तो ये बात सही नहीं होती है। जब हम इज्तिमाई फलाह की बात करें तो क्या होता है कि मान लो कि मुल्क की दौलत तो बढ़ती है तो मुल्क के तमाम लोगों को फलाह होगी, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुल्क की दौलत तो बढ़ती है लेकिन वो जो दौलत आती है वो थोड़े लोगों के हाथ तक ही पहुंचती है, इसके अलावा तमाम के तमाम लोगों को वो नहीं पहुंचती। तो फिर दौलत बढ़ने का थोड़े लोगों को हासिल होता है, मुल्क के तमाम लोगों को नहीं मिलता। तो मुल्क के तमाम लोगों की फलाह हुई है ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हाँ, अगर कोई फर्द या इंसान की बात करें हम तो कह सकते हैं कि मुसलसल इसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है, पहले से इसके ज़िंदगी में इस्लाहत हुई है तो इसकी फलाह हुई। लेकिन मुल्क के साथ हम बात करें तो इसकी बात सही नहीं होती, क्योंकि अगर मुल्क की तरक्की होती है या मुल्क की दौलत के अंदर उससे ख़जाने में इजाफा भी होता है तो वो कुछ लोगों तक महदूद रहता है, तमाम के तमाम मुल्क के लोगों को उसका फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसीलिए हम कहेंगे कि ये बात सही नहीं है। मुल्क के बारे में अगर बात करें तो ये फलाह की बात मुल्क के साथ में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मुल्क की दौलत बढ़े तो लोगों की फलाह बढ़े, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन ये कब होता है कि जब दौलत बढ़ती है और मुल्क के तमाम लोगों को उसका फ़ायदा हासिल होता है तो हम कहेंगे कि मुल्क की भी फलाह हुई और उसमें रहने वाले लोगों की भी फलाह हुई। तो यहाँ ख़ास लफ्ज़ ज़रूरी है, फलाह है, और ये आमदनी के इजाफे से आमदनी की तकसीम के साथ ताल्लुक़ रखता है। यानी कि आमदनी आ रही है तो आमदनी कितने में तकसीम होती है उसके साथ इसका पूरा ताल्लुक़ है। इस पर हम फलाह को हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा पैदावार के वसाइल। हमने इससे पहले देखा संपत्तिना प्रकारों, यानी कि क्या दौलत की किस्में। तो दौलत की कितने किस्में थी, 2 थी, व्यक्तिगत संपत्ति यानी सामाजिक संपत्ति, यानी कि इनफरादी दौलत और समाजी दौलत। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने देखा राष्ट्रीय संपत्ति यानी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, यानी कौमी दौलत और बैनुल अक़वामी दौलत। अब फिर उसके बाद हमने देखा फलाह यानी कि कल्याण। तो कल्याण के अंदर भी मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण, यानी कि इनफरादी फलाह और इज्तिमाई फलाह। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दौलत और फलाह के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, यानी संपत्ति यानी कल्याणों संबंध। अब इसके बाद हम देखेंगे पैदावार के वसाइल। तो मासियात के अंदर अशिया और खिदमत बहुत ही ज़रूरी है। अशिया और खिदमत जिसके ज़रिए पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैदावार। तो पैदावार के वसाइल कितने हैं और वो किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी खुसूसियत है, हम यहाँ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पैदावार के वसाइल की ज़रूरत किस तरह वजूद में आई और पैदावार के वसाइल किस तरह काम करते हैं। तो हम देखेंगे कि इंसान की ज़रूरत लामहदूद है, हमको पता है, उसकी ख्वाहिशें लामहदूद है, बढ़ती ही जाती है। और ये लामहदूद ज़रूरत को मुतमईन करने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए इंसान जो है वो अशिया और ख़िदमत का इस्तेमाल करता है। और जिस तरह अशिया और ख़िदमत का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो अशिया और ख़िदमत की ज़रूरत पैदा होती है और इन ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या की जाती है, पैदावार की जाती है। तो पैदावार करने के लिए जिस वसाइल की ज़रूरत होती है उसे पैदावारी वसाइल कहते हैं। ये लफ्ज़ आता है कि पैदावार किसे कहते हैं, तो हमें तारीफ़ लिखनी है, उसके वसाइल नहीं लिखे। तो पैदावार किसे कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं कि जिस वसाइल की ज़रूरत होती है उसे पैदावार कहते हैं, उस वसाइल को वे पैदावारी वसाइल कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पैदावार किसे कहते हैं। तो अशिया के खिदमत में इस्तेमाली करने वाले काम यानी कि पैदावार, यानी कि गुणोत्सर्जन यानी कि खुसूसियात की बुनियाद रखने वाले काम यानी कि पैदावार। मसलन एक लकड़ी के दरख्त, जो दरख्त हैगा उस दरख्त की लकड़ी से मैं कुर्सी टेबल बनाती हूँ, तो कुर्सी टेबल हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, यानी कि वो मुतमईन वाली खुसूसियत है कुर्सी टेबल। तो कुर्सी में जिस लकड़ी से बनाई जाती है और उसमें जो काम होता है
जो मशीनरी लगती है, जो होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पैदावार कहेंगे। वापस समझाते हैं कि अगर दरख्त की लकड़ी है तो लकड़ी हमारे पास सिर्फ खाम माल है, उस लकड़ी के अंदर से मेरे को कुर्सी और टेबल बनाने की है, तो कुर्सी और टेबल मेरी क्या है? ज़रूरत को पूरा करने वाली अशिया है। तो जब मैं कुर्सी और टेबल बनाऊंगी तो उस टेबल को उस बनाने के अंदर सामान वसाइल सब लगेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैदावार। तो पैदावार के काम में मौजूद होने वाली बातें पैदावारी वसाइल कहलाते हैं। पैदावारी वसाइल किसे कहते हैं? तो पैदावार के काम में मौजूद होने वाली बातें पैदावारी वसाइल कहलाती है। अब पैदावार के वसाइल के मखसूस 4 किस्में कितनी है? पैदावार की कितने वसाइल है? 4 है। तो पैदावार के वसाइल कितने हैं? 4 है। याद रखिए, ये MCQs में भी आता है और हो सकता है कि एक जुमले में भी ये सवाल आ सकता है कि उत्पादनना साधनो કેટલા છે? तो उत्पादनना साधनो કેટલા છે? 4 છે। तो पैदावार के वसाइल कितने हैं? 4 है। सबसे पहले है ज़मीन, जिसको गुजराती में ज़मीन कहते हैं या भूमि कहेंगे। दूसरा है सरमाया, जिसको हम मूड़ी कहेंगे, यानी कि रुपया, पैसा। तीसरा है श्रम, यानी कि उर्दू में इसको कहेंगे मेहनत। और तीसरा है नियोजक, यानी कि मुंतजिम। ये तमाम के तमाम हम 10वीं जमात में पढ़ चुके हैं जोग्राफिया के लेसन के अंदर। तो ये इसके पैदावार के वसाइल कितने हैं? 4 है। ज़मीन, मूड़ी, श्रम, नियोजक, यानी कि ज़मीन, सरमाया, मेहनत और मुंतजिम। अब ये चारों 4 के बारे में हम जो जानकारी हासिल करेंगे वो अगले पीरियड में हम हासिल करेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि पैदावार के वसाइल कितने हैं? 4 है। तो ये तमाम के तमाम जानकारी हम आने वाले पीरियड में हासिल करेंगे।